अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमिर जावेद है और हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज इस यूनिट का तकरीबन लास्ट लेक्चर बनता है। उम्मीद है कि पिछले सारे लेक्चर आपने पढ़े होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे। आज हमने थोड़ा सा स्टार्ट लेना है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो मैंने इस बात को ज़रूरी समझा कि आज हम उसका ब्रीफ सा इंट्रो लेके ब्रीफ डिस्कशन दोबारा करके फिर हम नेक्स्ट रिफ्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन हम रिकॉल करते हैं। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। जब वेव्स एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पर आकर फॉल करती हैं। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो वेव्स अपने पहले वाले मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करने के लिए हमने कुछ डायग्राम्स बना रखी हैं। इन डायग्राम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले आपने रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करनी है और प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करके उसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल आपने तिरछा करके रख देना है, एक ऑब्स्टिकल आपने टेढ़ा करके रख देना है। तो ये एक वेव आ रही है, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। ये वेव्स आकर इस ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती हैं, इस ऑब्स्टिकल से टकराती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज करके बाउंस बैक होके दोबारा अपने पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती हैं। तो दिस इज इंसिडेंट वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव जो बाउंस बैक होके वापस आ रही है। अगर हम एक वेव को मैग्नीफाई करके बनाएं तो ये वेव जाके इस ऑब्स्टिकल से टकराती है और रिफ्लेक्ट होके इस रास्ते पर वापस आ जाती है, अपने पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। तो ए, ओ और बी। ओ ए या ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव, ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव एंड ओ एन इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट वेव जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्लेक्टेड वेव जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अब हम इसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट वेव क्या होती है? इंसिडेंट वेव और डायग्राम में ये ओ ए से शो की गई है। इंसिडेंट वेव वो वेव जो अपने सोर्स से आती है और आकर ऑब्स्टिकल से टकराती है, उसे इंसिडेंट वेव कहा जाता है। और वो वेव जो सोर्स से टकराकर, सोर्स से आके ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस बाउंस बैक होती है, वापस आती है, उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है। तो इंसिडेंट वेव ओ ए, रिफ्लेक्टेड वेव ओ बी। इंसिडेंट वेव वो जो सोर्स से इमर्ज होती है और सोर्स से इमर्ज होकर सोर्स से आके ऑब्स्टिकल से टकराती है, उसे इंसिडेंट वेव कहा जाता है। और जो ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस अपने पहले वाले मीडियम में आ जाती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड वेव, उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल सबटेंडेड या एंगल बिटवीन
इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल कहां पर ड्रॉ किया जाता है? नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया जाता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल at the point of incidence is called angle of incidence. The angle between the incident wave and normal at the point of incidence is called angle of incidence. और angle of incidence यहाँ पर शो किया गया है angle AON which is equal to I. Angle AON. This is angle of incidence and this is equal to I. उसके बाद हम next definition करेंगे angle of reflection. Angle of reflection, the angle between reflected wave and normal. The angle reflected wave, the angle between reflected wave and normal at the point of incidence is called angle of reflection, that is angle NOB which is equal to R. The angle between incident wave and normal is called angle of incidence, and angle of incidence is represented by angle AON और ये I के इक्वल होता है। और angle of reflection क्या होता है? The angle between reflected wave and normal at the point of incidence. Reflected wave और point of incidence पर normal के दरमियान जो angle होता है is called angle of reflection, that is angle NOB और ये R के इक्वल होता है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के रूल के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए हमने डिफाइन किया इन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, व्हेन वेव ट्रेवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of another medium. When waves traveling in one medium falls on the surface of another medium, it bounces back into the first medium. It bounces back into the first medium such that angle of incidence is equal to angle of reflection. Students, यहाँ पर reflection of waves का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्शन ऑफ
वेव्स को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन, व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम enters into the second medium at some angle, the direction of travel may change. When waves traveling in one medium enters into in second medium at some angle, its direction of travel may change. तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को हम डिफाइन करेंगे। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एंटर्स इन सेकंड मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल कर रही होती हैं और एक मीडियम से ट्रैवल करते करते एंटर्स इन सेकंड मीडियम एट सम एंगल, दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर दाखिल होती हैं। ये एंगल 90 से कम होना चाहिए। दूसरे मीडियम में जब किसी एंगल पर दाखिल होती हैं, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज, तो इनकी जो ट्रैवल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एंटर्स इन सेकंड मीडियम एट सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं एट सम एंगल, किसी एंगल पर, तो उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, उनकी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी कि वेव्स थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए दो डायग्राम्स हम स्टडी करेंगे, एक में वेव्स की स्पीड के हवाले से और वेव्स की वेवलेंथ के हवाले से, और दूसरी वेव्स की डायरेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव्स एंटर होती हैं तो एक मीडियम डीप है यानी कि गहरा है, दूसरा मीडियम शैलो यानी कि उसकी गहराई कम है, तो उसकी वेवलेंथ पर और उसकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिपल टैंक में पहले स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द ट्रे ऑफ रिपल टैंक। ये रिपल टैंक की ट्रे है और इसके कुछ पोर्शन पर हम एक ऑब्स्टिकल, एक प्लेट रख देते हैं जिससे इसकी गहराई कम हो जाती है। यानी कि रिपल टैंक की ट्रे में हम इसके दो पोर्शंस बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास अगर रिपल टैंक की ट्रे है तो इसके इतने हिस्से पर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख दी। अब इसके ऊपर पानी है तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा जो है जिसके ऊपर ट्रे रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, इसकी गहराई कम हो जाएगी, ये कम गहराई वाला पोर्शन बन जाएगा। और जहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ रिपल टैंक की ट्रे है, उसकी गहराई ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा गहराई वाला हिस्सा बन गया। तो अब हमें रिपल टैंक के दो पोर्शंस हासिल हो गए। वो पोर्शन जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, दिस इज डीप पोर्शन, दिस इज डीप पोर्शन, इसकी गहराई ज़्यादा है। दिस इज शैलो पोर्शन,
इस पोर्शन की गहराई कम है। हमने दोबारा सुनिए इस कॉन्सेप्ट को, रिपल टैंक की ट्रे में स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करनी है और क्या करना है कि रिपल टैंक में एक आधे हिस्से में उसके एक प्लेट रख देनी है। ये प्लेट वुडन भी हो सकती है, ग्लास प्लेट भी हो सकती है। अब हमें दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्से हासिल हो गए। उतना एरिया, उतना पोर्शन जहाँ पर ये प्लेट रखी हुई है, दिस इज डीप पोर्शन। ये डीप पोर्शन, सॉरी ये शैलो पोर्शन है, इसकी गहराई कम है। और जहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ रिपल टैंक की ट्रे है, इसकी गहराई ज़्यादा है, दिस इज डीप पोर्शन। अब हम यहाँ पर जब वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस इज वाइब्रेटर, जब हम इस वाइब्रेटर को ऑन करते हैं तो इस रिपल टैंक की ट्रे में स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इस रिपल टैंक की ट्रे में स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक दैट। हम देखते हैं एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो फासला होता है, वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब वेव्स अपने डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं, जब वेव्स अपने डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं तो इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। जबकि फ्रीक्वेंसी दोनों पोर्शन में सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस ऑफ वेव्स इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो डीप पोर्शन में और शैलो पोर्शन में वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन जैसे ही वेव्स डीप पोर्शन से ज़्यादा गहराई वाले हिस्से से शैलो पोर्शन यानी कि कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं, उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। और वेवलेंथ डिक्रीज होने से अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले रिलेशन के मुताबिक वेवलेंथ डिक्रीज होने से अल्टीमेटली स्पीड ऑफ वेव्स भी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि वाटर वेव्स जब ज़्यादा गहराई वाले पोर्शन से, डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं तो देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से वेव्स की स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह वेव्स जब कम डेंसिटी वाले पोर्शन से ज़्यादा डेंसिटी वाले पोर्शन में दाखिल होती हैं, कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर होती हैं, तब भी ये होता है कि उनकी स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जबकि डीप पोर्शन में और शैलो पोर्शन में वेव्स की स्पीड का फर्क आ जाता है, लेकिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक पोर्शन को हमने स्टडी कर लिया है, उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाला पोर्शन है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम दूसरी डायग्राम को स्टडी करने से पहले हम इसको डेफिनेशन को दोबारा कर लें, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होती क्या है। व्हेन वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एंटर्स इन सेकंड मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं एट सम एंगल, किसी एंगल पर, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज। तो वेव्स की जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, वेव्स की जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। इसकी फर्स्ट डायग्राम हमने स्टडी की, इसमें हमने रिपल टैंक में स्ट्रेट प्लेन वाटर वेव्स प्रोड्यूस करके उसके आधे हिस्से में कोई प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट रख देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्से हासिल हो जाते हैं, दो मुख्तलिफ डेप्थ्स वाले हिस्से हासिल हो जाते हैं। वो हिस्सा जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है उसे डीप पोर्शन कहा जाता है, और वो हिस्सा जिसकी डेप्थ कम होती है उसको शैलो पोर्शन कहा जाता है। तो हमने देखा, जब वाइब्रेटर को ऑन करके हमने देखा, तो जब वाटर वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में दाखिल होती हैं, जब वाटर वेव्स
डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में दाखिल होती हैं, इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। और जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर वही रहती है, इसलिए डीप पोर्शन और शैलो पोर्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे वेव मूव कर रही थी, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं तब वो मूव करती हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का चेंज होना। इसके लिए भी हम रिपल टैंक की ट्रे में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। और इसके कुछ हिस्से में कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट हम ऐसी रखेंगे जो प्लेन नहीं होगी, बल्कि ये किसी एंगल पर होगी। और यहाँ पर दिस इज वाइब्रेटर, ये वो वाइब्रेटर है जो पानी में वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये प्लेन वेव्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब वाटर वेव्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में दाखिल हो रही हैं किसी एंगल पर, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इसलिए चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वेव्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिल्कुल प्लेन जीरो एंगल पर दाखिल हो रही थी। तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि व्हेन वाटर वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम एंटर्स इन सेकेंड मीडियम एट सम एंगल, तो यहाँ पर इनके दरमियान और ऑब्स्टिकल के दरमियान एंगल कोई नहीं बन रहा था, इस वजह से डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो वेव्स एंटर हो रही हैं, ये किसी एंगल पर एंटर हो रही हैं। तो जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर एंटर होंगी तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जब वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होंगी, जब वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होंगी तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चेंज हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट वेव इसके साथ जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड वेव इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखिए यहां पर भी अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 के एंगल पर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इंसिडेंट वेव जो यहाँ पर एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड वेव्स एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है, उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में दो चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया कि जब वेव्स, वाटर वेव्स या कोई वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं तो देयर डायरेक्शन, अगर वो किसी एंगल पर नहीं एंटर होती, प्लेनली जीरो एंगल पर एंटर होती हैं, तो मे पॉसिबल कि उनकी वेवलेंथ डिक्रीज, और वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब वेव्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में किसी एंगल पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर एंटर होती हैं, एंगल में ट्रैवल करती हैं, तब उनकी स्पीड या वेवलेंथ चेंज होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी चेंज हो जाती है। तो पहले हमने देखा कि रिपल टैंक में एक पोर्शन पर हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखकर दो मुख्तलिफ डेप्थ्स वाले पोर्शन हासिल किए।
जहाँ पर प्लेट पड़ी थी वो उसकी गहराई कम हो गई, उसे शैलो पोर्शन कहा जाता है, और जहाँ पर कुछ नहीं था, रिपल टैंक की जस्ट ट्रे थी, वहाँ पर गहराई ज़्यादा थी, उसे डीप पोर्शन कहा जाता है। तो जब वाटर वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं, जब वाटर वेव्स डीप पोर्शन से शैलो पोर्शन में एंटर होती हैं, तो जस्ट उनकी वेवलेंथ चेंज होती है, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से, वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उनकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है, उनकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है। और जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में एंटर होती हैं एट सम एंगल, किसी एंगल पर, तो क्या होता है कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट वेव जब ये दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल में चेंज, तो इसकी जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। और आपको इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। लास्ट इस चैप्टर का स्टूडेंट्स जो टॉपिक है द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफ्रैक्शन करते हैं, कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन डायफ्रैक्शन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, आपको टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करना है, डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसमें सबसे पहले हम डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन करेंगे। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। द बेंडिंग, बेंड का मतलब होता है मुड़ जाना, एंड और स्प्रेडिंग या स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। द बेंडिंग, बेंड का मतलब होता है जी मुड़ जाना, और स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब फैल जाना। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अ शार्प एज corners of obstacles, the bending or spreading of waves around a sharp edge or corners of obstacles or slit is called diffraction of waves. द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड हो जाना या वेव्स का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, अराउंड अ शार्प एज। शार्प एज का मतलब इंतहाई बारीक किनारा, इतना बारीक किनारा जिसकी बारीकी जो है, जिसकी जो शार्पनेस है वो वेव की वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए, वेव की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए।
और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल या रुकावटों के किनारे। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, रुकावट के किनारों से जब वेव्स टकरा के निकलती है तब भी वो बेंड हो जाती है। और स्लिट, स्लिट का मतलब होता है जी इंतहाई बारीक होल, इंतहाई बारीक सुराख, उसके अंदर से भी जब वेव्स पास होती हैं तो वेव्स बेंड हो जाती हैं या स्प्रेड हो जाती हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कहा जाता है द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अ शार्प एज, corners of obstacles or narrow slit or slit is called diffraction of waves। वेव्स का बेंड हो जाना या वेव्स का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। कब स्प्रेड होती हैं? जब वो किसी इंतहाई बारीक एज से गुजरती हैं, बारीक किनारे से गुजरती हैं, या रुकावटों से गुजरती हैं, वेव्स रुकावटों के अंदर से पास होती हैं, या फिर इंतहाई बारीक स्लिट में से गुजरती हैं, तो वेव्स बेंड हो जाती हैं या स्प्रेड हो जाती हैं। इसकी डेफिनेशन के साथ हम इसकी डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि हमने रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करके, रिपल टैंक में प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करके दो ऑब्स्टिकल्स रखने हैं वेव्स के रास्ते में, दो ऑब्स्टिकल्स रखने हैं जिनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए। और इसकी कंडीशन क्या है? द साइज ऑफ स्लिट is comparable, comparable का मतलब है equal। The size of slit is comparable or equal to the wavelength of waves। The size of slit is comparable or equal to the wavelength of waves। जो स्लिट का साइज है, स्लिट के दरमियान जो स्पेस है, वो वेव की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, वेव की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए, तभी हमें प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन दिखाई दे सकेगी। अब देखें, जब ये प्लेन वेव्स इस स्लिट के अंदर से पास होती हैं, ये बेंड होकर तकरीबन सेमी सर्कुलर हो जाती हैं। This process of bending or spreading of waves is called, this process of bending of wave is called diffraction of waves। This is called diffraction of waves। अब स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से बड़ा हो जाता है, अगर स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से बड़ा हो जाता है तब कैसी डायफ्रैक्शन हमें दिखाई देती है। ये देखिए दूसरी डायग्राम, अब यहां पर प्लेन वेव्स आ रही हैं। अब क्योंकि स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से बड़ा हो गया, अब क्या होगा कि हमें ज्यादा प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगी। वेव्स पूरी तरह से बेंड नहीं होंगी, जस्ट इनके एजेस जो हैं वो बेंड होंगे। वेव्स पूरी तरह से बेंड नहीं होंगी, बल्कि जस्ट वेव्स के एजेस बेंड हो जाएंगे। इसकी रीज़न ये हुई कि हमने स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा कर दिया। तो जब हमने स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा कर दिया, अब क्या होगा कि प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देगा, बस जस्ट वेव्स अपने
एजिस पर बेंड हो जाएंगी, वेव्स के जस्ट किनारे मुड़ जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें, दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ लें ताकि डेफिनेशन हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड हो जाना या वेव्स का स्प्रेड हो जाना, वेव्स का बेंड हो जाना या वेव्स का स्प्रेड हो जाना। कब स्प्रेड हो जाना? जब वो किसी इंतहाई शार्प एज से पास करती हैं, बारीक किनारे से गुजरती हैं, और ये किनारे की जो थिकनेस है जस्ट ये वेव की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए। शार्प एज और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जब किसी रुकावट से भी गुजरती हैं वेव्स, रुकावट के किनारों से भी ये बेंड हो जाती हैं। और स्लिट या वेव्स जब किसी स्लिट से पास होती हैं, किसी इंतहाई बारीक होल से गुजरती हैं, तब भी वो बेंड हो जाती हैं या स्प्रेड हो जाती हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना। कब स्प्रेड हो जाना? अराउंड शार्प एज, किसी बारीक किनारे से गुजरकर, कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, किसी रुकावट से गुजर के, और स्लिट या किसी स्लिट से पास करके। इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये वेव्स की डायफ्रैक्शन कहलाता है। और वेव्स की डायफ्रैक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो हमने ऑब्स्टिकल रखा है या जो हमने रुकावट रखी है या जो हमने स्लिट रखी है, उसका साइज वेव की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। अगर उसका साइज वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाता है तब हमें प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन नहीं दिखाई देती, तब हम प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन नहीं देखते। तो अब हमने क्या किया कि इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए, इस फिनोमिना को देखने के लिए रिपल टैंक में स्ट्रेट वेव्स या प्लेन वेव्स प्रोड्यूस की। रिपल टैंक में स्ट्रेट वेव्स या प्लेन वेव प्रोड्यूस करके इसके रास्ते में दो ऑब्स्टिकल एक दूसरे के करीब रख दिए, और इन ऑब्स्टिकल के दरमियान जो स्पेस है, दिस स्पेस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। ये स्पेस लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लैम्डा से कंपेरेबल होनी चाहिए। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि स्लिट के दरमियान जो स्पेस है वो लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि लैम्डा से भी थोड़ा सा कम होनी चाहिए। लैम्डा यानी कि वेव्स की वेवलेंथ से भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए अगर हमने प्रोमिनेंट वेव्स को स्टडी करना है। तो वेव्स जब इस स्लिट से पास करती हैं तो वो स्प्रेड हो जाती हैं। तो वेव्स का इस तरह बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। लेकिन अगर हम स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से, स्लिट का साइज वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा रख देते हैं तो फिर हमें प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन दिखाई नहीं देती, बल्कि वेव्स अपने एजिस के करीब जस्ट वेव्स के किनारे मुड़ जाते हैं। तो इस फिनोमिना को स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी यानी कि यूनिट नंबर 10 की थ्योरी ख़त्म हो जाती है, और यूनिट नंबर 10 की थ्योरी ख़त्म होने के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके MCQs और इसकी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर के एंड पे एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको कन्वे करना है कि इन दिनों हम लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो बजाय ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने की बजाय आप अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों में और अच्छे कामों में गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो ये ऑनलाइन लेक्चर जो आपके हो रहे हैं, इनको पढ़ना, इनको स्टडी करना, इसको याद करना। मतलब एक बार अगर ये लेक्चर से नहीं समझ आया तो ये रात 12:30 बजे तक पढ़े रहते हैं, आप दोबारा इसको देख लें, दो बार देख लें, और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने में इसको याद करके लिख लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको कन्वे करना था कि मतलब अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इन दिनों आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि अपनी नमाज़ों पर फोकस करें, नमाज़ पढ़ें, और कुरान पाक को ख़ास तौर पर तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसका तलफ़्फ़ुज़ और सही तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए वो राह निजात बनेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।